हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मियोसिस के बारे में। एज यूजुअल वीडियो होगा टू द पॉइंट और इसको देखने के बाद आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम कवर कर चुके हैं सेल साइकिल के फेजेस और माइटोसिस, वो भी ओनली अंडर 10 मिनट्स। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई लिंक इट डाउन इन द कमेंट्स सेक्शन। और अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल्स हाफ हो जाते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ऑलराइट, अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है मैम, हमने मान लिया माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन कौन से सेल्स माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और कौन से मियोसिस से? तो देखिए, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट जर्म सेल्स, वो सारे के सारे माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। यानी आपकी स्टमक, स्किन, कहीं के भी सेल्स हों, सभी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेंगे। और केवल हमारी बॉडी में जर्म सेल्स में, यानी जिनसे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल के केस में स्पर्म्स और फीमेल के केस में एग, केवल वहां मियोसिस होगा। तो ऐसा क्यों केवल स्पर्म और एग के फॉर्मेशन में मियोसिस की जरूरत पड़ती है? तो मैं अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाने वाली हूं, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ एक मेल पेरेंट है और फीमेल पेरेंट है, दोनों ही डिप्लॉयड हैं। हम ह्यूमंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट? यानी हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स 2 के सेट में होते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 2n, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स 2 के सेट में हैं, इसलिए 2n। अब क्या होगा? मेल फॉर्म करेगा स्पर्म, फीमेल फॉर्म करेगी एग थ्रू मियोसिस। और जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। मतलब स्पर्म और एग दोनों केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेंगे, जिसको हम यहां लिख सकते हैं n। और जितने भी ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट प्रेजेंट होता है, उन सेल्स को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स, राइट? यानी स्पर्म और एग हुए हैप्लॉइड। अब जब ये फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। और फिर जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, बनाएगा एम्ब्रियो, फिर फीटस, और फाइनली जो ह्यूमन बेबी फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसलिए यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। क्लियर? तो ऐसे जितने भी डिप्लॉइड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें मियोसिस बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं। क्लियर? ऑल राइट। अब जब हमें पता चल गया है कि मियोसिस कितना जरूरी है, तो अब एक क्यूरियस माइंड यही सोचेगा कि माइटोसिस तो हमने पढ़ लिया है और हमें पता चल गया है कि माइटोसिस कैसे होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि मियोसिस में ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि मियोसिस का प्रोसेस होता कैसे है। तो मियोसिस में 2 साइकिल्स सीक्वेंस में, यानी एक के बाद एक होती हैं। पहली साइकिल को हम बोलते हैं मियोसिस 1, जिसके अंदर
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 आती हैं। उसके बाद एक छोटी सी शॉर्ट लिव्ड स्टेज आती है जिसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। उसके बाद आती है दूसरी साइकिल जिसको हम बोलते हैं मियोसिस 2, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 आती हैं। अब अगर क्विकली मैं आप लोगों को इन साइकिल्स या फेजेस के बारे में कुछ आइडिया देना चाहूं तो मियोसिस 2 काफी हद तक सिमिलर होती है माइटोसिस से, यानी इसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऑलमोस्ट वैसी ही होंगी जैसी हमने माइटोसिस में पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेनली मियोसिस 1 में ही ऐसा कुछ हो रहा है जो मियोसिस को इतना स्पेशल बनाता है। और अभी जब हम आगे इसे डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि वो क्या है। नाउ मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 एक ऐसी फेज है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है और ये सबसे लंबी फेज भी होती है। इसलिए इसको बेटर स्टडी कर पाने के लिए हमने इसे और कुछ छोटी फेजेस में डिवाइड किया है जिन्हें हम कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नाउ बच्चे कभी कभी परेशान होने लगते हैं कि मैम इतनी सारी फेजेस के नाम में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो वन ऑफ द इजीएस्ट ट्रिक्स जो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट टाइम में यूज करी है वो ये कि इनिशियल्स याद कर लीजिए, यानी LZPDD। ऑल राइट, तो अब हम एक एक करके सारी फेजेस को डिस्कस करेंगे कि किस फेज में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के बारे में। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था LZPDD, तो सबसे पहले आती है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन से पहले सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उलझे हुए धागे जैसा दिखाई देता है, लेकिन लेप्टोटीन की शुरुआत होते ही जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होने लगता है, या हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट होने लगता है और क्रोमोसोम्स का शेप लेने लगता है। इजी, राइट? नाउ मैं बहुत क्विकली आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना चाहूंगी जिसे हमने लास्ट वीडियो यानी माइटोसिस में डिस्कस किया था। क्रोमोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर के थ्रू एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी बार बार मियोसिस में हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, इसके बाद आती है जाइगोटीन स्टेज। अब एक बात समझिए, जब भी हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ हर क्रोमोसोम 2 के सेट में होता है। ह्यूमंस के केस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स। जब भी हम एक पेयर की बात करते हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम्स आते हैं तो उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ रेड कलर से होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर दिखाया है, एक डार्क रेड, एक लाइट। ऐसे ही ये दोनों लाइट और डार्क ब्लू कलर से दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर दिखाया है। तो ह्यूमंस में ऐसे ही हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इतना क्लियर? ऑल राइट, सो बेसिकली जाइगोटीन में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आने लगते हैं और एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस का ये जो प्रोसेस है, इसके दौरान इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ऑल राइट, तो साइनेप्सिस के प्रोसेस के बाद ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जोड़ी तैयार हो गई है उसको हम कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट क्योंकि यहाँ हर कॉम्प्लेक्स में 2 क्रोमोसोम्स हैं और टेट्राड क्योंकि इसमें 4 क्रोमैटिड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? उसके बाद आती है स्टेज पैकेटीन।
यहाँ क्या होता है कि इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म करते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है, और इन दोनों के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि डार्क ब्लू क्रोमोसोम का कुछ पार्ट लाइट ब्लू क्रोमोसोम में जुड़ गया है एंड वाइस वर्सा। जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज का ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस के लिए हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। वेरी इजी टू लर्न। रिकॉम्बिनेशन कौन कराता है? रिकॉम्बिनेज। काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। नाउ वी मूव ऑन टू डिप्लोटीन। जाइगोटीन स्टेज में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, यहाँ डिप्लोटीन में आके उनका डिसोल्यूशन होने लगता है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी डिप्लोटीन में ये पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं और क्रॉस ओवर की साइट से अटैच्ड रहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को नाम दिया गया काइज़मेटा। तो काइज़मेटा किस स्टेज पे फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लास्ट और फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 पे, विच इज डाइकाइनेसिस। तो जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो काइज़मेटा पिछली स्टेज में फॉर्म हुआ था, वो अब और ज्यादा सेपरेट हो चुका है और बस हल्का सा ही यहां से जुड़ा हुआ है। इसको एनसीईआरटी कहती है कि काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। इसके अलावा डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, मियोटिक स्पिंडल की असेंबली होना शुरू हो जाती है, यानी कि सेंट्रोसोम सेल के ऑपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे। डाइकाइनेसिस के एंड में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है, और इसी के साथ प्रोफेज 1 एंड हो जाती है एंड नाउ द सेल मूव्स ऑन इनटू मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 का ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंट्रोसोम है और इनमें से ये लाल और पीले कलर के स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, जो कि अटैच हो चुके हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट इन वाइट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे, जिन्हें हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तो होता क्या है कि ये स्पिंडल फाइबर्स होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को खींच के इक्वेटोरियल प्लेट पे ले आते हैं। और अभी तक लाइट और डार्क ब्लू कलर के क्रोमोसोम से जो हम प्रोफेज 1 समझ रहे थे, उन्हें भी आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने रेड कलर से दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर शो किया है, राइट? क्योंकि एनसीईआरटी में प्रोफेज 1 की स्टेजेस के लिए कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने जान करके ऐसे डायग्राम्स से आपको समझाया ताकि आप एनसीईआरटी से रिलेट कर सकें। ऑल राइट, नाउ वी मूव ऑन टू एनाफेज 1। अब फाइनली होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं लाइट ब्लू वाला एक साइड, डार्क ब्लू वाला दूसरी साइड। उसके बाद आती है टीलोफेज 1, जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस अपीयर होने लगते हैं, और आफ्टर टीलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिसे हम यहाँ डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब सेपरेट हो चुके हैं, है ना? आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लू वाला क्रोमोसोम एक सेल में जा चुका है, डार्क ब्लू वाला दूसरे में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस डिप्लॉयड पेरेंट सेल से हमने स्टार्ट किया था, मियोसिस 1 के एंड में उस डिप्लॉयड सेल के क्रोमोसोम का एक सेट एक डॉटर सेल में पहुंच गया है और दूसरा सेट दूसरे डॉटर सेल में पहुंच गया है, और अब हमारे पास हैं 2 डॉटर सेल्स
जो कि हैप्लॉइड हैं। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आती है एक छोटी सी इंटरकाइनेसिस की स्टेज, जिसमें किसी भी तरह का कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मियोसिस 1 के एंड में हमें मिले थे, ये वैसे के वैसे ही मियोसिस 2 में एंटर कर जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस 2 में एंटर करने वाले सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने आंसर अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया था और अभी थोड़ी देर में फिर से बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए एंड लेट्स सी कि कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। वीडियो को पॉज करिए और क्विकली आंसर कमेंट करिए। ओके, तो आंसर है कि मियोसिस 2 में एंटर करने वाले सेल्स होंगे हैप्लॉइड, राइट? तो अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि काफी हद तक माइटोसिस से सिमिलर होता है। तो यहाँ मैंने ये एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है और इसमें आप बहुत ही इजीली समझ लोगे कि क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले वही 4 स्टेजेस होंगी, बस उनके सामने 2 लगा दो। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा? डायग्राम में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम्स सेल के इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। एनाफेज 2 में क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स, जो कि बीच से अटैच्ड रहते हैं थ्रू सेंट्रोमियर, तो एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा और सिस्टर क्रोमैटिड्स सेल के ऑपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे। टीलोफेज 2 में फाइनली न्यूक्लियर एनवेलप फिर से फॉर्म हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, जिसके रिजल्टेंट हमें 4 सेल्स यानी टेट्राड मिल जाते हैं। चारों हैप्लॉइड होते हैं, यानी हर सेल में क्रोमोसोम का एक सेट मौजूद होता है, जैसा आप फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था एक डिप्लॉइड सेल से, जिसमें 2 ब्लू और 2 रेड क्रोमोसोम्स थे। नाउ वी हैव 4 सेल्स, हर एक में 1 ब्लू और 1 रेड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अगर इन डायग्राम्स को आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लें, तो आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है मियोसिस का प्रोसेस। वीडियो पसंद आया हो तो डू लीव अ लाइक। मैं इस वीडियो की पीपीटी का पीडीएफ बायोलॉजी 8 टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम at biology_8. I'll see you guys soon, and until the next time, stay curious.